हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेके एसएसबी के एग्जाम्स के हिसाब से हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते एंड वी कैन एक्सपेक्ट कम से कम नहीं तो 3-4 क्वेश्चंस आपको इस एक्ट पे आ ही जाते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बिफोर वी स्टार्ट हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं उनको मेमोराइज करेंगे ताकि आगे आगे हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है उन चीज़ों को याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 अगस्त 2019 की। सो 5 अगस्त 2019 इज़ द डेट व्हेन द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। सो 5 अगस्त 2019 में ये जो बिल था राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसने किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज अमित शाह। तो ये क्वेश्चन इस बार जेकेएसएसबी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो बिल था वो राज्यसभा में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आंसर इज अमित शाह। तो अमित शाह ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज 5 अगस्त को 2019 में ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय अमित शाह। उसी दिन दैट इज 5 अगस्त 2019 को ही इस बिल को पास किया था राज्यसभा में। उसके बाद 6 अगस्त को यानी कि द वेरी नेक्स्ट डे इस बिल को लोकसभा ने भी पास कर दिया था। उसके बाद 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने भी इसको अप्रूव कर दिया। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे हमारे रामनाथ कोविंद। और उसके बाद फाइनली 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट जो था इसके इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जेएंडके जो है वो डिवाइड हो गया था इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें से एक है जेएंडके एंड द अनदर इज लद्दाख। ठीक है। तो अगर हम इसको वापस से रिवाइज करें तो 5 अगस्त को ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में। 5 अगस्त को ही राज्यसभा में ये पास हो गया था। 6 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इसके लिए अप्रूव कर दिया और 31 अगस्त को फाइनली हमारा जो स्टेट है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया, दैट इज जेएंडके एंड लद्दाख। अब ये जो एक्ट था इसकी वजह से, इस बिल की वजह से क्या हुआ, जो हमारा आर्टिकल 370 है वो हट गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस थे वो हमारे स्टेट को भी एप्लीकेबल हो गए। बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा आर्टिकल 3 था, आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि जो यूनियन है वो हमारे स्टेट की बाउंड्रीज, उसका नेम और उसकी एरिया को ऑल्टर नहीं कर सकती। जैसे ही ये आर्टिकल रिवोक हुआ उसके बाद ही एक रास्ता बन गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी बैकग्राउंड पे कि मतलब बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले एक्चुअली कंडीशन क्या बनी जिस वजह से इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो 2014 में बीजेपी ने इलेक्शंस जीती, बीजेपी केम इनटू पावर। और उसके बाद 2019 में जब उन्होंने अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें उन्होंने एक चीज इंक्लूड की, वो थी रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो यहां से बेसिकली इस 370 को हटाने के लिए जो चीजें थी वो स्टार्ट हुई। इससे पहले मतलब आर्टिकल 370 एक्चुअली क्या था? आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे जेएंडके को एक स्पेशल स्टेटस देता है। इस आर्टिकल की वजह से बाहर का कोई भी इंसान, बाहर का कोई भी सिटीजन इंडिया का बाहर के स्टेट से आके हमारे स्टेट में लैंड या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अलग से है, हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। पर इस आर्टिकल के हटने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस हम पे एप्लीकेबल हो गए और ये सारी चीजें हट गई। ठीक है। तो बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले ही जो सारी चीजें थी वो स्टेप बाय स्टेप होती गई। फॉर एग्जाम्पल 2018 में हमारा जो स्टेट था वो गवर्नर रूल के अंडर आ गया। उसके बाद 20 जून 2018 में प्रेसिडेंट रूल के अंडर आ गया। और इसके बाद ये क्यों हुआ था, प्रेसिडेंट रूल के अंडर क्यों आया? क्योंकि उस टाइम पे महबूबा मुफ्ती जो थी वो हार गई थी फ्रॉम बीजेपी और उसके बाद हमारा जो स्टेट था वो गवर्नर रूल के अंडर चला गया और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल के अंडर। और उसके बाद बिल इंट्रोडक्शन होने से पहले क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहले तो ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर वैली को कंप्लीटली लॉकडाउन कर दिया, सेक्शन 144 इम्पोज होगी।
उसके बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब हाउस अरेस्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ थ्रेट्स आने लगे कि हम जो इंडियन टूरिस्ट हैं या जो पिलग्रिम्स हैं जो कि अमरनाथ वगैरह पे जाएंगे तो मे बी मिलिटेंट्स उन पे अटैक करें। तो उन सारी चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए कि ज़्यादा हफड़ा दफड़ी ना मचे, उस चीज़ को रोकने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने 35,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स को कश्मीर में डिप्लॉय कर दिया। और उसके बाद जब प्रेसिडेंट रूल आया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटर कुछ नहीं कर सकती थी। राज्यसभा में वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ और बिना हमसे पूछे वो बिल पास हो गया। एंड फाइनली हमारी स्टेट जो थी वो डिवाइड हो गई और आर्टिकल 370 जो था वो हट गया। अब जब ये आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद हमारी स्टेट्स पे इसका क्या असर पड़ा, जो 2 यूटीज़ हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आई। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जो जम्मू कश्मीर है उसमें हमारे पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वेराज लद्दाख में हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा यानी कि LG होगा। ठीक है, उसके बाद लद्दाख में हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड होंगी वो हैं लेह एंड कारगिल। पर जम्मू में लेह और कारगिल के अलावा जो सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जम्मू के अंडर आएंगी। 5 सीट्स JNK को अलॉट हुई हैं और 1 सीट लद्दाख को आउट ऑफ द 6 सीट्स। और जो JNK का हाई कोर्ट है वो दोनों के हाई कोर्ट की तरह बिहेव करेगा, बी इट JNK और लद्दाख। उसके बाद जो हमारी JNK की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्टिकल 239 के हिसाब से चलेगी। आर्टिकल 239A जो है वो एप्लीकेबल है फॉर पौंडीचेरी, पर अब वो JNK के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और वो हमारी यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर भी करेंगे। JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे 107 से लेके 114 मेंबर्स होंगे और उनका जो टेन्योर होगा, मतलब वो कितनी देर के लिए काम करेंगे, दैट इज 5 ईयर्स। जो हमारी JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हर एक इशू पे, हर एक स्टेट लिस्ट पे वो अपने लॉज बना सकती है, पर वो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे लॉज नहीं बनाएगी। उसके बाद जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट करेंगे खुद से ही। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स का क्या रोल होगा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करेंगे इन सर्टन मैटर्स जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं।